हेलो एवरीवन, मैं रणबीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में, उनके उद्गम स्थल के बारे में, उनके संगम या फिर मुहाना के बारे में। दोस्तों, अगर आप बिहार से जुड़ी हुई किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो या फिर अन्य सारी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हो जिसमें कि बिहार स्पेशल सवाल आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक होता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हमें विश्वास है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल और उनके मुहाने को यानी कि उनके संगम को। इन सारी बातों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिहार की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल जो कि टॉपिक दिया हुआ है। एक साइड मैंने नदी का नाम लिखा हुआ है, दूसरे साइड में उद्गम स्थल है और तीसरे साइड में संगम और मुहाना आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं छोटा सा बिहार का नक्शा बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, छोटा सा नक्शा बिहार का। ये जो आप देख रहे हैं बिहार का, ये नक्शा मैंने बनाने का कोशिश किया हुआ है। इसके ठीक बीचों बीच होकर बहती है गंगा नदी। बिहार के ठीक बीचों बीच होकर गंगा नदी बहती है और बिहार के उत्तर साइड के हिस्से को कहा जाता है उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी हिस्से को कहा जाता है दक्षिण गंगा का मैदान। बिहार की अधिकांश नदियां जो है वो अपना जल लाकर गंगा नदी में ही मिला देती है, चाहे वो उत्तर से बहने वाली नदियाँ हो या फिर दक्षिण से बहने वाली नदियाँ। तो गंगा नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो बिहार के लगभग बीचों बीच है और ये बिहार को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, लगभग दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। और गंगा नदी का जो ढाल है, मान लीजिए गंगा नदी बीच से बह रही है तो इसका ढाल ऐसे है, उत्तर से भी इधर और दक्षिण से भी इधर। तो दक्षिण की ओर से बहने वाली नदियां भी अपना जल लाकर गंगा नदी में ही गिराती है और उत्तर से भी बहने वाली नदियां भी गंगा नदी में ही आकर अपना जल गिरा देती है। ठीक है, तो बिहार में बहने वाली जितनी भी सभी नदियां हैं सभी आखिरकार गंगा नदी में ही अपना जल गिरा देती है। गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं बिहार में और उन सहायक नदियों में भी बहुत सारी नदियों का संगम होता है और उनका भी जल आखिरकार गंगा नदी में ही आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से गंगा नदी का ही अफवाह तंत्र हो गया ये। बहुत सारी नदियाँ इसमें जो कि सहायक नदियाँ हैं। वैसे तो बिहार में 25-30 से भी ऊपर नदियाँ बहती है। अगर सभी नदियों की संख्या की बात की जाए तो लगभग 25 से 30 बिहार में बहने वाली नदियां हैं, नदियों की संख्या है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ विशेष नदियों के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी की। दोस्तों, गंगा नदी को बिहार ही नहीं बल्कि भारत की सबसे पवित्र नदी का दर्जा मिला हुआ है और गंगा नदी जो कि गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है और यह गंगोत्री नामक ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यहाँ से जो इसका उद्गम स्थल मतलब यहाँ से जो इसका उद्गम होता है और यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाकर गिरा देती है। मतलब इसका जो नदी गंगा नदी का जो मुहाना आपको देखने को मिलेगा यह बंगाल की खाड़ी में देखने को मिल जाता है। फिर बात करेंगे गंडक नदी की। तो गंडक नदी जो है वो अन्नपूर्णा की पहाड़ी से निकलती है और स्थान का नाम है मांगन मोट और कुतांग जो कि मध्य हिमालय का भाग है, माफ़ कीजिएगा, मध्य हिमालय से ये निकलती है और यह पहलेजा घाट के निकट आकर गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों, ये जो गंगा और गंडक का संगम है, यहीं पे विश्व प्रसिद्ध सोनपुर का पशु मेला आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो गंडक और गंगा नदी के संगम स्थल पर ही सोनपुर का मेला लगता है और यह अन्नपूर्णा की पहाड़ी से निकलती है। मांगन मोट और कुतांग नाम की जगह से यह निकलती है जो कि नेपाल का इलाका है और यह पहलेजा घाट के निकट आकर गंगा नदी में मिल जाती है। फिर बात करेंगे बूढ़ी गंडक की। दोस्तों, ये गंडक नदी जो होती है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कुछ दूरी तक सीमा का भी निर्धारण करती है। मतलब दोनों राज्यों की सीमा का निर्धारण भी गंडक नदी से होता है। फिर बात कर लेते हैं बूढ़ी गंडक नदी की। तो बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है जो कि नेपाल में स्थित है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और यह मुंगेर के उत्तर में आकर खगड़िया में गंगा नदी से मिल जाती है। मुंगेर के उत्तर में आपको खगड़िया जिला देखने को मिलता है और यहाँ आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है जो कि है बूढ़ी गंडक नदी। ठीक है, बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और ये मुंगेर के उत्तर में आके खगड़िया में गंगा नदी से मिल जाती है। फिर बात करेंगे कोसी। दोस्तों, कोसी से बिहार में अगर नदियों से सवाल अधिकतर देखने को मिलता है तो कोसी नदी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, कोसी नदी पर एक परियोजना भी है जो कि भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है,
और कोसी नदी से एक सवाल यह भी देखने को मिलता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक या फिर बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी जो है वो मार्ग बदलने में माहिर है और कोसी नदी बिहार में बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है। यह अपने बाढ़ लाने की वजह से बहुत ही कुख्यात है। ठीक है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक या फिर बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है और इसका जो उद्गम स्थल है यह है सप्तकोशिकी, जो कि पूर्वी नेपाल में है। नेपाल के बहुत ऊंचाई वाले हिस्से से इसका उद्गम होता है और उद्गम जो स्थल है वो है सप्तकोशिकी, क्योंकि नेपाल में 7 धाराएं मिलकर कोसी नदी का निर्माण करती है, इसीलिए इसे सप्तकोशिकी कहा जाता है। और इसका वास्तविक नाम कौशिकी है, जिसे कि कोसी भी कहा जाता है। और यह गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी इत्यादि जैसी नदियों के समान ही इस नदी को भी पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। और कोसी नदी यह कारागोला के निकट आकर गंगा नदी में अपना जल मिलाती है। कारागोला जो कि कुर्सेला के नज़दीक पड़ता है, कारागोला के निकट आकर ये गंगा नदी में अपना जल गिरा देती है और ये कटिहार जिला में पड़ता है। फिर बात करेंगे सोन नदी की, तो सोन नदी आपको अमरकंटक से निकलती है, यह देखने को मिल रहा है। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश का इलाका है और यह दानापुर के पास यानी पटना के निकट जो दानापुर है वहाँ आकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो सोन नदी का उद्गम स्थल हो गया अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है और यह इसका जो संगम यानी संगम या मुहाना यह दानापुर पटना के निकट गंगा नदी में है। ठीक है, फिर बात करेंगे सरयू नदी की। सरयू नदी जिसे कि उत्तर प्रदेश में सरयू कहा जाता है और बिहार में इसे घाघरा या फिर घग्गर के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कुछ दूरी तक सीमा का निर्धारण करती है और ये नामपा श्रेणी नेपाल से निकलती है। नामपा श्रेणी नेपाल से निकलती है और ये छपरा के निकट आकर गंगा नदी में अपना जल मिला देती है। छपरा के निकट आकर गंगा नदी में अपना जल मिला देती है और यह निकलती है नेपाल के नामपा श्रेणी से और इस नदी का नाम है सरयू नदी, जिसे कि घाघरा या फिर घग्गर नदी भी कहा जाता है। इस नदी को भी बहुत पवित्र नदी का दर्जा दिया हुआ है। आपको पता होगा अयोध्या नाम का जो शहर है यह भी सरयू नदी के तट पर ही बसा हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे बागमती नदी की। तो बागमती नदी हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है और ये हिमालय की महाभारत श्रेणी आपको नेपाल में देखने को मिल जाती है और ये तिरमुहानी, जो कि रोसड़ा समस्तीपुर से 2 मील दूर है लगभग, तिरमुहानी नाम के जगह पर यह बूढ़ी गंडक से मिल जाती है। दोस्तों, बागमती नदी का संगम सीधा सीधा गंगा से नहीं होता है, तिरमुहानी के निकट ये बूढ़ी गंडक से मिल जाती है और बूढ़ी गंडक आके खगड़िया में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो आप समझ के बागमती नदी जो कि हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है और ये तिरमुहानी जो कि रोसड़ा समस्तीपुर से 2 मील की दूरी पे है और यहाँ पे ये बूढ़ी गंडक नदी से आके मिल जाती है। फिर बात करेंगे कमला नदी की। तो कमला नदी भी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। कमला नदी का भी जो उद्गम स्थल है वह है महाभारत श्रेणी नेपाल और यह कारागोला के निकट आकर गंगा नदी में अपना जल मिला देती है, मतलब अपना जल गिरा देती है। ठीक है, अपना सारा जल जो है वो गंगा नदी को प्रदान कर देती है। गंगा में इसका संगम हो जाता है कारागोला के निकट गंगा नदी में। ठीक है, फिर बात करें कर्मनाशा नदी की। तो कर्मनाशा नदी से भी आपको 2-4 सवाल देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, कर्मनाशा नदी को बिहार की अपवित्र नदी भी कहा जाता है, इसे अपवित्र नदी की भी संज्ञा दी जाती है। नाम से स्पष्ट है, नाम ही है इनका कर्मनाशा, मतलब इस नदी में स्नान करने से कर्मों का नाश हो जाता है। ऐसी मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि इस नदी में नहाने से कर्म का नाश हो जाता है, इसीलिए इसे अपवित्र नदी कहा जाता है और इसका नाम है कर्मनाशा नदी। यह विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है और यह चौसा जो कि बक्सर जिले में पड़ता है, चौसा के उत्तर में आके गंगा नदी से मिल जाती है। कर्मनाशा नदी चौसा में, जो कि बक्सर का इलाका, चौसा का युद्ध आपको पता होगा, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं और शेरशाह के बीच, शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध। तो कर्मनाशा नदी विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है और ये चौसा के उत्तर में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। फिर बात करेंगे अजय नदी की। तो अजय नदी बटपार नाम के जगह से निकलती है, जो कि जमुई के चकाई से 5 किलोमीटर दक्षिण में है। जमुई के चकाई से 5 किलोमीटर दक्षिण का जो इलाका है उसे बटपार कहा जाता है और बटपार से ये निकलती है और ये नदी बिहार में बहने के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी कुछ दूरी तक बहती है और वहाँ पर जाकर गंगा नदी में अपना जल जाके गिरा देती है। ठीक है, तो अजय नदी बटपार जो कि जमुई के चकाई से 5 किलोमीटर दक्षिण में है, यहाँ से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। फिर बात करेंगे पुनपुन नदी के बारे में। तो पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश का पठारी भाग और ये फतुहा जो कि पटना जिला में पड़ता है, फतुहा के निकट गंगा नदी से आकर मिल जाती है।
फतुहा के निकट गंगा नदी से आकर मिल जाती है। यह कौन सी नदी है? यह है पुनपुन नदी। ठीक है, अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण नदी के बारे में, वह है फल्गु नदी। फल्गु नदी से भी आपको एग्जाम में बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाते हैं। फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहा जाता है। फल्गु नदी को क्या कहा जाता है? फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहा जाता है। और इसी नदी के तट पर, यानी निरंजना नदी के तट पर ही सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वह सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए थे। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना भी की थी। तो फल्गु नदी यह उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह टाल क्षेत्र गंगा में आकर मिल जाती है। फल्गु नदी कहाँ से निकलती है? फल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह टाल क्षेत्र गंगा में आकर मिल जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियों के बारे में जान लिया, उद्गम स्थल के बारे में जान लिया और उनके मुहाने या फिर संगम के बारे में जान लिया। इस प्रकार से हमने बिहार सीरीज के अंतर्गत वीडियो में केवल जाना है कि बिहार में बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उनका उद्गम स्थल कहाँ है और उनका संगम कहाँ होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में जो नदियों का अपवाह तंत्र है वो किस प्रकार से है। ठीक है, तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार सीरीज के अंतर्गत कंप्लीट तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।